डॉलर गिरा धड़ाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। अब की बार 90 रुपये पार, $1 90 रुपये का आंकड़ा छू चुका है। ऐतिहासिक है, मतलब आप समझो कि ये इतना खराब स्थिति आ गई है रुपए की कि 90 रुपये आ गए हैं $1 के बराबर। 1947 में $1 की कीमत $4 हुआ करती थी। गिरते 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 आज स्थिति 90 रुपये पर आ गई है। जाहिर सी बात है, इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप बैठ करके ऑब्जर्व कर रही है और चोट पड़ रही है इंडियंस पर, जो नागरिक हैं उन पर। यही पीएम मोदी जी 2014 के पहले बड़ी बड़ी सभाओं में ये बातें कहा करते थे कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की नहीं गिर रही है, इंडिया की क्यों गिर रही है। आप भी देखिए इनकी ये वीडियो क्या कहते थे पहले। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में यही एनालिसिस करने वाले हैं, रुपया इतना कमज़ोर क्यों होते जा रहा है डॉलर के मुताबिक, इससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, इसको आज की वीडियो में देखेंगे। अब आज के दिन पर टॉप स्टोरी में देखोगे यही बात चल रही है, यही चर्चा चल रही है कि 90 को छू गया है। आज तक के इतिहास का सबसे निचला स्तर है ये रुपये का, आज तक कभी भी 90 तक नहीं पहुंचा है। 90 क्या मतलब, इससे पहले जो है ये जो भी बना रहा था सब रिकॉर्ड ही बनाते जा रहा था, इतना लो पर कभी बना नहीं है, करेंसी आई नहीं हुई है। तो सुबह तक कल तक 89.71 था, आज शाम होते होते 90.21 पर पहुंच गया है करेंसी। आज देखिए आज का मुख्य समाचार, रुपया गिरा, बाजार गिरा, इंसान गिरा, मकान गिरा, भरोसा गिरा, कुछ इस प्रकार से लोग मीम्स बना रहे हैं। आप मीम पर थोड़ा सा अगर नज़र डालेंगे तो देखिए लोग पोस्ट करके वही वीडियो बता रहे हैं, काश आज ये बंदा देश का प्रधानमंत्री होता तो आज रुपया भारत इस तरह से धरातल में ना होता। इसके अलावा आप देखिए और कितना नीचे डूबेगा रे, है ना। मतलब लोग तरह तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करते जा रहे हैं दुख कि इससे क्या कितना नुकसान हो रहा है। डॉलर के मुकाबले अगर देखिए रुपए का सफ़र देखा जाए तो $4 1947 में हुआ करता था। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 1983 आते आते $10 हुआ, मतलब 1947 से 1983 तक $4 से बढ़कर $10 हुआ था। फिर 1991 से 1995 तक अगर देखा जाएगा तो $20, फिर उसके बाद इसी टाइम से गिरना शुरू हुआ तेज़ी से, क्योंकि उसके पहले ना इकोनॉमी थोड़ा क्लोज थी तो उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता भी नहीं था। बाद में इकोनॉमी जब अपनी ओपन हुई 1991 से, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, तब फॉरेक्स रिजर्व हम लोगों ने ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, इसी वजह से बढ़ना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ 2014 के आसपास देखेंगे तो $50 के आसपास थी। उसके बाद से 50 से लेकर 90 तक ये 2014 से 2025 तक पहुंचा है, यानी 11 सालों में लगभग 2 गुना पूरा पहुंच गया है। रुपए में इतनी गिरावट क्यों, रुपया इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे और इसके सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन इस पर करेगा, एक्शन लेगा, कौन इसको सुधारेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। इन तक बने रहना। आप देखिए हर जगह पर इसी की चर्चा आज चल रही है और सब लोगों ने अच्छे से बताया हुआ है। पहले तो जान लेते हैं किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि सबको घाटा ही घाटा होगा, कुछ लोग को फ़ायदा भी होगा इससे। फ़ायदा में आप देखिए रुपया अगर गिरता है तो इससे फ़ायदा होता है एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर्स बोले तो जैसे जो लोग अपना सामान बेच रहे हैं दूसरे देशों में, अमेरिका में या अदर देशों में, क्योंकि डॉलर में ही व्यापार होता है। स्विफ्ट जो होता है, स्विफ्ट बिचौलिए का काम करता है, वो डॉलर करेंसी में व्यापार कराता है, ट्रेड कराता है। जिस देश पर स्विफ्ट सैंक्शन लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रसिया पर लगा, तो वो देश डॉलर में व्यापार नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही स्विफ्ट जो है वो डॉलर में व्यापार कराता है। कैसे होगा फायदा एक्सपोर्टर्स को, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है और यूएस में वो बेचता है, ठीक है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, मान लीजिए वो कोई एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट की प्राइस वो रखता है 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये वो प्रोडक्ट का प्राइस रखता है, ठीक है। सपोज दैट $1 बराबर जब 80 रुपये तक था, तभी कर लेते हैं एग्जाम्पल, तब 80,000 में अपना सामान बनाता था। अब इस 80,000 को जब यहाँ बेचता था तो इसका ये पड़ता था लगभग $1,000, ठीक है। $1,000 में अपना सामान बेचता था यूएस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब डॉलर का दाम जो है बढ़ा, मजबूत हुआ, रुपया और गिरा, अब ये हो गया $1 बराबर 90 रुपये,
ठीक है जी, बरोबर। लेकिन इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है वो 80,000 की ही आ रही है। लेकिन जब यही 80,000 ये बेचने जा रहा है तो यहाँ दाम तो वही रखा है $1,000। $1,000 में जब ये बेचेगा और उस $1,000 को अपने जेब में लाएगा और यहाँ कन्वर्ट कराएगा तो कन्वर्ट कराने पर इसको 90,000 रुपये मिल गए। तो बात समझ में आई, इसका 10,000 रुपये मोटा मोटा बन गया, है ना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वही है भाई, बना तो वही उतने में रहा है अपना प्रोडक्ट और दाम वहाँ पर उतना ही रखा है। लेकिन जब दाम लेने के बाद उसका पैसा जब पेमेंट करा रहा है, उसके यहाँ जब पेमेंट आ रहा है तो वो 90,000 रुपये आ रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई एक यूट्यूबर है, क्योंकि यूट्यूब अब इसके दाम पे आ रहा है, कोई एक यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी अर्निंग आती है यूएस से, यूएस डॉलर में, उसके बाद यहाँ करेंसी चेंज होती है। मान लीजिए कोई यूट्यूबर $1,000 एक महीने का कमा रहा था पहले। अब $1,000 जब कमा रहा था वो महीने का, तब उसकी पेमेंट आ रही थी 80,000 रुपये, जब 80 में दाम था, या जब 70 में था तो 70,000 रुपये आ रहा था। आज के टाइम पर वही यूट्यूबर वही उतनी वीडियो अपलोड करके अगर मान लो वही $1,000 कमा रहा है तो वो उसकी अर्निंग जो आएगी, पेमेंट आएगी, वो 90,000 आएगी। तो इससे 10 से 20,000 सीधा सीधा मुनाफा हुआ ना। जब 70 का प्राइस था तो 70,000, जब 90 का प्राइस हुआ तो 90,000। तो इससे कुछ लोग को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, पर्यटकों के लिए फ़ायदा होगा, जो पर्यटक आएंगे भारत में अगर आएंगे तो वो सस्ता पाएंगे, ठीक है ना। मतलब पर्यटन उनके लिए सस्ता होगा क्योंकि वो उतने डॉलर लेकर आएंगे और उतने डॉलर में उनको ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा, जो मेडिकल वीज़ा वगैरह लेकर आते हैं। डॉलर भेजने पर ज़्यादा रुपए मिलेंगे। रेमिटेंस आप जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को ही आता है। रेमिटेंस बोले तो जो इंडियंस हैं जाकर के विदेशों में कमाते हैं फिर अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंस होता है। भारत जो है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। तो ऐसे में जब लोग डॉलर भेजेंगे, अब कोई पहले $1,000 भेजता था अगर, तो यहाँ रेमिटेंस मिलता था जब 70 का प्राइस था तो 70,000 रुपये मिलता था। अब वही $1,000 भेजेगा तो 90,000 यहाँ पर मिलेगा। तो उसकी फैमिलीज़ को ज़्यादा रुपये अब मिल रहे हैं डॉलर के मुताबिक। तो इतने लोग को फ़ायदा होगा। घाटा किसको होगा? नुकसान होगा ये कि महंगाई बढ़ेगी। खैर महंगाई तो अभी कंट्रोल में है, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था उसके हिसाब से तो महंगाई यहाँ खुदरा महंगाई जो है वो कंट्रोल में है। तो इसको तो अभी रखते हैं क्योंकि ये इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आरबीआई जो है वो रेपो रेट कम ज़्यादा करके इस पर कंट्रोल करता है। तेल और सोना ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा क्रूड ऑयल पर और सोना पर, क्योंकि क्रूड ऑयल जो होगा, तेल जो होगा वो महंगे में मिलेगा। भाई क्रूड ऑयल जहाँ से भी लोगे डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, चाहे इराक से लो, ईरान से लो या किसी और देश से लोगे। रूस को छोड़कर, रूस से रूबल में होता है करेंसी, तो रूपी रूबल वाला छोड़कर जहाँ जहाँ डॉलर से होगा ट्रेड, क्रूड ऑयल देंगे वहाँ महंगा मिलेगा। क्रूड ऑयल महंगा मिला तो मतलब सब महंगा हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल का ही बनता है तेल, ये जो अपना पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब होता है, और इसी पेट्रोल डीजल का यूज होता है परिवहन में। ये महंगा हुआ तो परिवहन महंगा हुआ, यानी ट्रांसपोर्ट बढ़ा। जब ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ा तो मतलब हर चीज़ों का दाम बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर के ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। जब किराया बढ़ा तो वो भी दाम अपना बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कस्टमर से ही लेना है। तो इससे महंगाई बढ़ती है। सोना महंगे होंगे, सोना जो है गोल्ड इम्पोर्ट होता है और इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। गोल्ड को लोग जब डॉलर जो है जब ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है, डॉलर का स्टॉक कम हो रहा होता है, तो गोल्ड पर जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या अनिश्चितता बनती है तब करते हैं, तो ऐसे में गोल्ड और महंगे हो जाएंगे, और जो गोल्ड बाहर से आते हैं वो भी कॉस्टली हो जाएंगे। विदेशों में पढ़ाई, घूमना फिरना ये सब महंगा हो जाएगा। पहले मान लो कोई एक फैमिली थी अपने बच्चों को भेज रही थी विदेश में पढ़ाने के लिए, तो पहले मान लो उसको दे रही थी खर्चे वर्चे के लिए कि $1,000 दे दिए कि चलो ठीक है जाओ घूमो फिरो, वहाँ पर रहो, रहना खाना का खर्च हो जाएगा। अब वो $1,000 यहाँ पर करेंसी चेंज कराने के लिए जब जाते थे डॉलर में भेजने के लिए, डॉलर घर पर तो रखे नहीं हैं, तो वो 80,000 रुपये 70,000 रुपये लेकर जाते थे और वहाँ $1,000 में वो चेंज होकर उनके पास पहुँच जाता था। अब उनको 70,000 ना ले जा करके 90,000 लेकर जाना पड़ेगा। तो यानी कि अब विदेशों में पढ़ाई, घूमना फिरना महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली जो पैसा भेजती हैं वो ज़्यादा उनको भेजना पड़ेगा। विदेशी निवेश घटेगा। जो विदेशी निवेशक होंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे, वो अब कंपैरेटिवली कम निवेश करेंगे, क्योंकि रुपया जो है, आपकी करेंसी अगर डाउन जाती है, आपकी करेंसी की कीमत घटती है, तो मतलब आपकी इकोनॉमी जो है इसका ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आपकी करेंसी अगर लो हो रही है तो निवेशक घबराते हैं और निवेशक थोड़ा दूर भागते हैं। दुनिया पर डॉलर का दबदबा बढ़ा कैसे? तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रही है, बहुत तैयारियां रही है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। और कुछ धमकियों से, कुछ इन्वेस्टमेंट से और कुछ अपनी ताकत दिखा करके, लोहा मनवा करके अमेरिका ने आज ये मुकाम हासिल किया है।
डॉलर आप ऐसा समझो कि जितनी भी तेल बेचने वाली कंपनियां थी, उनको देश थे, उनको ये साफ साफ कह दिया गया था कि अगर आप तेल बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे, नहीं तो तुम बेच नहीं सकते हो। कुछ इस प्रकार से दुनिया को ये कह दिया गया था कि अगर आप बेचोगे कोई हथियार तो वो कोई आप ट्रेड करते हो, कोई अनाज बेचते हो, कुछ भी करते हो तो वो डॉलर में करो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हो। इस हिसाब से डरा धमका करके डॉलर पर डिपेंडेंसी बढ़ाई गई। फिर डॉलर भाई रिलायबल भी था। डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी इसलिए मानी जाती है क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर कितना भी रिसेशन आ जाए, कितना भी ग्रेट डिप्रेशन आ जाए, अगर दुनिया सब पूरा आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगी, फिर भी अमेरिका जिंदा रह जाएगा। उसके पास इतना मात्रा में गोल्ड है। जब द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान अमेरिका सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का स्टोरेज कर रहा था, गोल्ड बटोर रहा था, और यही कारण है कि उसकी करेंसी इतनी मजबूत है कि दुनिया अगर पूरा डूब जाएगी आर्थिक कारणों से तो उसके बावजूद भी अमेरिका खड़ा रहेगा। इसलिए लोग डॉलर को ज़्यादा मजबूत करेंसी मांगते हैं। जब डॉलर इतना मजबूत है इसलिए डॉलर में ही लोग ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद स्विफ्ट नाम की जो बीमारी है ना, बड़ी खतरनाक है। इसने अपने आप लपेटे में सबको ले लिया है। स्विफ्ट जो है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए 11 अंकीय कोड होता है। जैसे आप समझो कि आपका बैंक अकाउंट होता है तो IFSC कोड आप लगाते हो ना, जिससे पता चलता है आपकी ब्रांच कौन है। ऐसे ही स्विफ्ट अकाउंट होता है आपके बैंक का। उन सभी बैंकों का जो बड़ी बड़ी बैंक हैं उनका नास्तोर अकाउंट भी होता है। इससे ये लोग अपनी करेंसी का मतलब ट्रांजेक्शन करवाते हैं, और ये ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है चूंकि, और ये इसी बिचौलिए से होकर के गुजरता है, इसीलिए ये सबको अपने लपेटे में लेकर के घूमता है और सब इसी पर डिपेंड होते हैं। यही वजह है कि डॉलर पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और सबसे स्थिर करेंसी है। सेंट्रल बैंकों की 57 से 60% करेंसी आज के टाइम पर डॉलर में ही रिजर्व पड़ी हुई है। दुनिया का 39% कर्ज जो है वो डॉलर में दिया गया है। दुनिया में 39% लोन दिया गया है डॉलर में। तो जब डॉलर में लोन दिया गया है तो लोग डॉलर ही लौटाएंगे। दुनिया का करीब 50 से 60% व्यापार भी डॉलर में ही हो रहा है। तो ऐसे में डॉलर पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अब आइए समझते हैं कारणों को कि क्यों ये बढ़ा है। तो देखिए, एक तो भारत में जो करेंसी है जो गिर रही है, इस पर RBI बिल्कुल शांति मारे बैठा हुआ है, कोई सभी एक्शन नहीं ले रहा है। पिछली जो 2-3 MPC की बैठक हुई इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया इसको लेकर के। वो जान रहा है कि इकोनॉमी बढ़ रही है इंडिया की, और इकोनॉमी का झांसा देकर, इकोनॉमी की गोली देकर के इससे इग्नोर किया जा सकता है, और यही वजह रही कि वो 90 तक पहुँचता चला गया। अब जाकर के पब्लिक जो है हल्ला मचा रही है। इससे पहले जो है नहीं बोल रही थी, तो यही कारण था कि RBI शांत मार करके केवल दे रहा था कि चलो देखो कब तक ये लोग सहते हैं। ठीक है, पहला कारण सबसे बड़ा यही है। दूसरा कारण ये है कि ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप 50% टैरिफ लगा दिए, जिसकी वजह से जो भारत का निर्यात हुआ वो घट गया। जो भारत सामान बेचता था अमेरिका में वो घट गया। अब भारत अमेरिका में सामान नहीं बेच पा रहा है उतना, तो डॉलर उतना नहीं आ रहा है। जब डॉलर उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है तो वही सप्लाई डिमांड वाला खेल, कि जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो फिर दाम बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा की कमाई कम हो पा रही है, इस वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है। एक्चुअल में आपके रुपए की कीमत, आपके रुपए की वैल्यू तब डिसाइड होती है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी है। यही देख करके RBI उतनी ही मात्रा में रुपया छापता है और उतने ही मात्रा में रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है। किसी भी देश की करेंसी ऐसे ही डिसाइड करती है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। आज के टाइम पर भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन के आसपास था, लेकिन 700 बिलियन डॉलर से भी पिछले दिनों में आप देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व घट करके आ रहा है 670-680 के आसपास घूम रहा है। अब RBI अगर चाहे तो वो कल के कल रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकती है, कुछ हद तक तो बढ़ा ही सकती है। मतलब आप समझो RBI अगर चाह ले तो कल के कल वो कम से कम 5 से 7 रुपए बढ़ा सकती है। कैसे? RBI अगर चाहे तो ये जो 670 बिलियन डॉलर है इसके बदले में गोल्ड और बेच करके इसको और बढ़ा सकती है। जब ये बढ़ेगा तो अपने आप ही करेंसी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मत करो, 1000 बिलियन डॉलर के आसपास ले आ दो, अपने आप से यहाँ पर करेंसी मजबूत हो जाएगी। लेकिन RBI करना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि RBI अभी पिछले दिनों में आप देखोगे तो गोल्ड बहुत सारा खरीद कर रखा है, क्योंकि मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है। ऐसे में बहुत ज़्यादा डॉलर पर डिपेंड होना भी ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, साउथ अफ्रीका से इनका खटपट चढ़ा, G20 में नहीं गए, तो इन्होंने उल्टा साउथ अफ्रीका को बोल दिया कि अब वो डॉलर में नहीं करेंगे व्यापार। भाई इनके ऊपर है, अमेरिका के तानाशाह भाई ने बैठे हुए हैं, कभी भी चाह लिए भारत पर कह दिए कि स्विफ्ट सैंक्शन लगाएंगे, भारत डॉलर में कहीं व्यापार नहीं कर पाएगा, तो रखे रहो डॉलर, क्या कर लोगे डॉलर रखकर। इसीलिए भारत चाह रहा है गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, गोल्ड बढ़ाकर रखे। रूस भी जब अटैक किया, रसिया यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ, उससे पहले
5 से 7 साल तक लगातार वो केवल गोल्ड को इकट्ठा कर रहा था। जब 2014 में उसने क्रीमिया पर कब्जा किया, G8 से उसको हटाया गया, तभी से वो प्लानिंग में लग गया था यूक्रेन पर कब्जा करने में और यूक्रेन को मतलब उस एरिया को जोड़ने में, और इसी वजह से वो गोल्ड को एकत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका एक्शन लेगा अगर, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा धमकी देता है कि डॉलर में व्यापार नहीं करने देंगे, तुम पर ट्रेड सेक्शन लगाएंगे। और इसी वजह से रूस का कुछ नहीं उखाड़ पाए ये लोग, कुछ बाल बांका नहीं कर पाए, और रूस अभी भी जिंदा है। आरबीआई को चाहिए ये कि या तो भाई कुछ मात्रा में अब गोल्ड बेचो, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा है, 90 चला गया है, अभी 92 94 पहुंचना बाकी है, और बहुत मतलब ये निश्चित है कि पहुंचेगा नियर भविष्य में, बहुत ही जल्द आपको 92 तक का आंकड़ा छूता हुआ मिलेगा। ये हो सकता है 2-4-10 दिनों में ही मिल जाए। अभी आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, इसमें ये रेट कट करेंगे या फिर करेंसी को सपोर्ट करने के लिए या तो गोल्ड बेचे या कुछ ऐसा एक्शन लें, तभी करेंसी और मजबूत होगी, नहीं तो ये नुकसान जारी रहेगा। इससे आम जनता का नुकसान हो रहा है, ऐसी जनता जो विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजती है उनका नुकसान हो रहा है, ऐसी पब्लिक जो विदेशी सामान खरीदते हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में देखो, सबका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों का होगा, फ़ायदा कम ही लोग का होगा। तो इसलिए यहाँ पर करेंसी को मजबूत करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, आरबीआई की जिम्मेदारी है, और इसमें पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये थी ये आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी एक ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ब्रह्मास्त्र का वार्षिकांक आप ले सकते हैं। चैप्टर वाइज कंटेंट है इसमें, प्रश्नोत्तर माध्यम में 5000 प्लस अध्यायवार दिए गए हैं। आप इंडेक्स देखोगे, सैंपल भी आपको दिया जाएगा, आप इंडेक्स देखो, कुछ इस प्रकार से हर एक टॉपिक कवर कराया गया है, हर एक टॉपिक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से, बिहार इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, इसके अलावा राज्यों से संबंधित जानकारी हो, हर एक राज्य की सारी जानकारियाँ, इसके अलावा बजट हो, आप देख सकते हो इन्फोग्राफिक के माध्यम से सब कुछ दिया गया है अच्छे तरीके से, खेल खिलाड़ी चैप्टर हो, और प्रश्नोत्तर माध्यम में रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज होता है। और ब्रह्मास्त्र ई बुक हर साल आपको बहुत पसंद आती है, इस बार बुक इसकी नहीं आई है, ई बुक संस्करण में आया है, तो आप इसको ले डालिए फटाफट से। ये मात्र 99 रेट्स में है अभी के लिए, आप इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं MZT ऐप पर जा करके, ई बुक फॉर्मेट में है, MZT ऐप पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर ले सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बुक पर प्राप्त कर सकते हो। 7235939467 से आपको यूपीआई के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर नहीं हैं तो यूपीआई के माध्यम से ई बुक ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप जा करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, शेयर करिए ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।